हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12th की बायोलॉजी है, उसके जो 3 लेक्चर थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तीसरा लेक्चर में क्या था कि मैंने आपको बीजांड की संरचना लास्ट टॉपिक पढ़ाया था। बीजांड की संरचना कैसे बनती है उसके हर पार्ट को हमने एकदम विस्तार से पढ़ लिया था। उसकी डिफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से क्या हुआ था कि मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया था। मतलब उसकी पूरी संरचना समझा दी थी, उसके कितने पार्ट होते हैं ये सब कुछ बता दिया था। उसके अंदर ग्लूकोज जो होता है उसमें कैसे होता है, कैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। कैसे कितने केंद्रक होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती है, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर लिया था। लेकिन उसके आगे जो बीजांड के कुछ और भाग थे, मतलब बीजांड के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं और जितने भी चीजें हैं वो अभी बाकी है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो अध्यावरण होते हैं वो बीजांड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक कौन सा है कि इसमें कैसे, मतलब जो बीजांड के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो कौन सा है कि जो गुरु बीजाणु जनन है वो कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है, ये पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है, वो है कि मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना है उसका निर्माण कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना क्या होती है, तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है ये अभी बाकी है। तो आज के टॉपिक में हम इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ सबसे पहले कि जो मतलब कि अध्यावरण होते हैं वो बीजांड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? द्विअध्यावरणीय बीजांड, एक अध्यावरणीय बीजांड, और जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, वो है अध्यावरणीय बीजांड। 3 प्रकार है, समझ आया आपको? पहला है द्विअध्यावरणीय मतलब 2 अध्यावरण वाला, एक अध्यावरणीय मतलब एक अध्यावरण वाला, और कौन सा है अध्यावरणीय बीजांड। तो इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो द्विअध्यावरणीय बीजांड है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो दोनों अध्यावरण है, मतलब आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, आंतरिक और बाह्य दोनों उपस्थित होते हैं। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ आई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक अध्यावरणीय बीजांड किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है द्वि था तो दोनों अध्यावरण उपस्थित थे, एक अध्यावरणीय मतलब दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा। तो परिभाषा क्या बनेगी कि इसमें क्या होता है कि इसमें आंतरिक व बाह्य अध्यावरण में से कोई एक अध्यावरण उपस्थित होता है। जब एक अध्यावरण उपस्थित होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। आपको समझ आ रहा था? समझ आ रहा है, क्योंकि जब द्वि अध्यावरणीय था तो क्या था कि दोनों अध्यावरण उपस्थित थे, दोनों कौन से, आंतरिक व बाह्य। जब एक अध्यावरण हुआ तो क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि कोई एक अध्यावरण उपस्थित होगा, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि उसके बाद जो अध्यावरणीय बीजांड है, इसमें क्या होता है, इसमें ना तो कोई अध्यावरण आंतरिक होता है ना ही कोई अध्यावरण बाह्य होता है। इसमें क्या होता है, दोनों ही जो अध्यावरण होते हैं आंतरिक और बाह्य, दोनों क्या होता है कि अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें कोई भी अध्यावरण नहीं होता है। तो ये 3 पार्ट समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि द्विअध्यावरणीय मतलब इसमें बाह्य व जो आंतरिक दोनों अध्यावरण है वो दोनों उपस्थित होंगे। एक अध्यावरणीय मतलब इसमें बाह्य व आंतरिक में से कोई एक अध्यावरण उपस्थित होगा। और अध्यावरणीय बीजांड में क्या होता है कि इसमें कोई भी अध्यावरण नहीं होगा, ना तो बाह्य होगा ना तो आंतरिक, दोनों ही क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। हम आगे डिस्कस करते हैं कि बीजांड के प्रकार कितने होते हैं। तो बीजांड के प्रकार मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, कॉपी में लिख के समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बीजांड के प्रकार लिख लिए हैं। जो पहला प्रकार है वो कौन सा है, वो है रज्जु बीजांड। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड ग्रंथ क्या होता है, सीधी रेखा में स्थित होता है।
सीधी रेखा में स्थित होता है, ये आपको समझ आया होगा। जो बीजांड द्वार होता है उसमें क्या होता है कि इसके ठीक विपरीत भाग में क्या होता है, निभाग स्थित होता है। मैंने आपको पढ़ाया था उसकी जब संरचना, तो मैंने उसमें बताया था आपको। लेकिन उसकी बगल में जहाँ से कि जब हमने बीजांड की यहाँ से शुरुआत की थी तो क्या हुआ था कि वहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट मिलता था वो कौन सा होता था, वो था बीजांड व्रंत होता था। तो बीजांड व्रंत में क्या होता था कि जो बीजांड व्रंत है इसमें जो बताया गया, यानी कि जो रज्जु बीजांड है, इसमें क्या बताया गया है कि जो बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार व निभाग क्या होता है कि सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, उदाहरण है पॉलीगोनेसी व पाइपरेसी कुल के पादप। तो ये दो प्रकार के ऐसे पादप होते हैं जिसमें क्या होता है कि रज्जु बीजांड उपस्थित होता है। तो वो कौन से पादप है, वो है पॉलीगोनेसी, और दूसरा कौन सा है, वो है पाइपरेसी कुल के पादप। ये दो प्रकार थे, आपको समझ आया। उसके बाद जो सेकंड प्रकार है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड प्रकार कौन सा है, वो है प्रदीप बीजांड। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पे दूसरा है, दूसरे में क्या बताया गया है, दूसरा जो प्रकार है वो है प्रतीप बीजांड। तो इसमें क्या होता है कि बीजांड व्रंत 180 पर घूमकर उल्टा हो जाता है। जो बीजांड व्रंत होता है वो क्या होता है कि 180 डिग्री पर क्या होता है कि घूमकर उल्टा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के समीप आ जाता है, ये समझ आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, तथा बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में होता है। तो इसके जो पहले वाला पार्ट था यानी कि रज्जु बीजांड, उसमें क्या था कि बीजांड द्वार, बीजांड व्रंत और निभाग क्या था, सीधी रेखा में स्थित होते थे। और इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो बीजांड व्रंत है वो क्या 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे होता है कि बीजांड द्वार क्या होता है, हाइलम के समीप आ जाता है, तथा बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। इसका एग्जाम्पल कौन सा है कि आवर्त बीजीय पादपों में 182% कुल के पादप। उसके बाद हम क्या बात करते, जो तीसरा प्रकार है, तीसरा कौन सा है, वक्र बीजांड। तो वक्र बीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तो क्या होता है, निभाग बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इससे पहले जो रज्जु बीजांड था उसमें क्या था कि बीजांड द्वार, बीजांड व्रंत व निभाग क्या होते थे कि सीधी रेखा में स्थित होते थे। लेकिन जो यहाँ पे वक्र बीजांड है इसमें क्या बताया गया कि जो बीजांड द्वार व निभाग होते हैं वो क्या होते हैं, सीधी रेखा में उपस्थित नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, वो क्या होंगे कि निभाग बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, क्रूसीफेरी, दूसरा कौन सा है, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप। तो ये सिंपल सी बातें आपको समझ आ रही होंगी, बस आपको 2-3 बार पढ़ना है और फिर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है, वो है अनुप्रस्थ बीजांड। तो अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है कि बीजांड काय, बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं। उदाहरण कौन सा है, इसमेसी तथा ब्यूटोमेसी कुल के पादप। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अनुप्रस्थ बीजांड क्या होता है कि इसमें होता है कि बीजांड काय, बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण बनाते हैं। बीजांड काय क्या होता है, निभाग की तरफ ही बीजांड काय उपस्थित होता है। तो ये दोनों क्या है कि बीजांड काय, बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण बनाता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे जो पांचवा प्रकार है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो पांचवा प्रकार है वो कौन सा है, वो है अर्ध प्रदीप बीजांड। तो इसमें क्या बताया गया है कि बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। उदाहरण कौन सा है, रैननकुलेसी एवं प्रीमुलेसी कुल के पादप। क्या आपको समझ आ रहा है, अर्ध प्रदीप बीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण है रैननकुलेसी एवं प्रीमुलेसी कुल के पादप। तो ये समझ आ रहा है, सिंपल सी बातें हैं, बस आपको 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद उसके लिए आपके लिए एकदम सिंपल सी बात हो जाएगी। उसके बाद जो छठा प्रकार है वो कौन सा है, वो है कुंडलित बीजांड। जो कुंडलित बीजांड उसमें क्या होता है कि बीजांड व्रंत अत्यधिक लंबा एवं बीजांड 360 कोण पर क्या होता है, घूमा होता है। उदाहरण कौन सा है, प्लेम्बेजिनेसी तथा कैक्टेसी कुल के पादप। ये सिंपल सी बातें आपको समझ आ रही होंगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, वो है गुरु बीजाणु जनन।
तो सिंपल सी बात है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है ये मैंने आपको जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने बहुत बढ़िया समझाया था। अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि गुरु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे होता है। मतलब जो गुरु बीजाणु है उसका निर्माण कैसे होगा, जो उसकी प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है ये इसके जस्ट पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वेरी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत बेहतर पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले जो गुरु बीजाणु जनन है वो कैसे होता है ये डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है और ये सब कुछ आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा। तो मैं बात करती हूँ, जो गुरु बीजाणु जनन है उसमें क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उससे क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल बात है। गुरु बीजाणु में क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा क्या होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और जो गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो लघु बीजाणु जनन है उसमें क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा क्या होता है कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। वही सेम डिफिनेशन यहीं पे है, बस आपको वहां पे लघु शब्द था, यहाँ पे गुरु शब्द लाना है। बाकी पूरी डिफिनेशन सेम है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसका नेम याद रखना है। नेम क्या है, वहां पे लघु था, यहाँ पे क्या है, गुरु। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि बायोलॉजी में सिर्फ नाम से पता चला देते हैं कि हाँ भाई मेरा नाम ये है और मेरी पहचान ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जैसे कुछ लोगों के नाम से पता चल जाता है कि हाँ इसका नाम ये ऐसे ही है, सेम कुछ लोगों का होता नहीं है। वैसे बायोलॉजी में भी अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ इसका नाम ये है और ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ नाम से पता चलता है। बस आपको नाम ध्यान रखना है और डिफिनेशन तो आप यूँ चुटकियों में निकाल लोगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। चुटकियों में निकालना है तो मेरे साथ पढ़ते रहो, मजे करते रहो और आपको सब कुछ आएगा। सबसे पहले जो गुरु बीजाणु था उसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा क्या होता है कि गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन का मतलब ही होता है कि आगे बढ़ना। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या होता है कि गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जब निर्माण होगा तो क्या होगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और इसी वक्त हम समझ लेते हैं जो लघु बीजाणु जनन है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, लेकिन अभी मैं बातें करने लगी तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ फिर से डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपको ये ना रहे कि दीदी आपने तो बताया ही नहीं, आपने बहुत पहले बताया था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो ये सब ना हो, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ जो लघु बीजाणु जनन है उसमें क्या होता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ आ रही होंगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। जो गुरु बीजाणु है उसमें क्या है कि जो बीजांड होता है वो क्या होता है कि वो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। मृदुतकीय कोशिकाओं का मतलब आप समझ रहे हो। और जो इसमें अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं उनमें से क्या होता है कि जो एक कोशिका होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है। मान लो पहले इतनी बड़ी है तो वो इतनी बड़ी हो गई, और बड़ी होकर क्या करती है कि वो प्रपंच कोशिका का निर्माण करती है। और जो प्रपंच कोशिका का निर्माण होता है वो आपको बहुत बेहतर ढंग से पता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि जब प्रपंच कोशिका का निर्माण होता है तो क्या होता है कि वो आगे चल के वृद्धि करती है, वृद्धि करके क्या करती है, दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। दो कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, पहली होती है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका होती है उसमें क्या होता है आपको बहुत बेहतर ढंग से पता है, लेकिन मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ये क्या करती है कि भ्रूण कोश भित्ति का निर्माण करती है। मैंने बहुत बार आपको बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर ना देखे हो जाके देख सकते हो, और मैंने उसमें बहुत कुछ अलग तरीके से समझाया था, आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो
प्राथमिक भित्तीय कोशिका है वो आगे चल के क्या करती है कि भ्रूण कोश भित्ति का निर्माण करता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है कि प्राथमिक बीजाणु जनन जो है उसमें क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है उसमें क्या होता है कि वो आगे चल के क्या करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होकर क्या होता है कि वो गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। और गुरु बीजाणु का जो निर्माण होता है वो कैसे होते हैं, वो चतुस्क के रूप में उपस्थित होते हैं। चतुस्क का मतलब क्या होता है कि 4 ऐसे परागकण होंगे जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होगा और उसको हम क्या कहते हैं, चतुष्क के रूप में उपस्थित होना कहते हैं। मतलब मैं आपको अभी समझाती हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ये कैसे होता है कि चतुष्क के रूप में उपस्थित होता है। चतुष्क का मतलब मैंने आपको बताया कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर हम मान लो कोई चीज रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी हम रोटी ले लें या कोई भी चीज ले लेते हैं। अगर मान लो ये एक रोटी है, इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी रख दी, इसके ऊपर मैंने तीसरी रख दी, इसके ऊपर चौथी, तो ये 4 क्या हो जाएंगे, चतुष्क हो जाएंगे। जब ये 4 चतुष्क हो जाएंगे तो क्या होगा, जो सबसे ऊपर जो निभाग की तरफ स्थित होगा, निभाग आपको पता है अगर आपने बीजांड की संरचना पढ़ी है तो बीजांड क्या होता है कि बीजांड द्वार के ठीक विपरीत यानी कि ऊपर की ओर क्या होता था, निभाग स्थित होता था। और जब निभाग होता है तो निभाग में क्या होता है कि निभाग की तरफ जो चतुष्क होता है यानी कि जो गुरु बीजाणु होता है वो क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद वो क्या करता है कि जो नीचे के 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं उनको क्या करता है कि उसका पोषण कर लेता है। पोषण करने का क्या मतलब, उनको नष्ट कर देता है। ये बातें आपको समझ आई होंगी। उसके बाद ये टॉपिक क्या होता है, फिनिश। सिंपल सी बातें थी, समझ आई होंगी आपको। मैंने सिर्फ आपको बहुत सटीक बातें बताई हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपको आनी भी चाहिए और मैंने पहले भी कई बार बताई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से आपके साथ बहुत डिटेल से वर्णन किया है। आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपको कमेंट करने हैं और मस्त मस्त वीडियो देखनी है तो कमेंट करते रहो कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ये प्रॉब्लम है, मुझे इस पे सोल्यूशन चाहिए। मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। अपना काम छोड़ के आपका काम बनाऊंगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। और एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड से बहुत ही स्पेशल नाता होता है, यानी कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। वो भले ही अपना काम थोड़ी देर लेट से ही करे लेकिन अपने फ्रेंड का काम जल्दी करता है। सेम सिचुएशन यहीं पे है। मैं आपकी फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड, हम दोनों बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, हम पढ़ाई कराते रहेंगे, दोनों पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए हम पढ़ते आगे। ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। और इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो जो आज का लास्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कितनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ें कवर हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, कौन सा है कि अध्यावरण बीजांड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते थे, द्विअध्यावरणीय बीजांड, एक अध्यावरणीय बीजांड और अध्यावरणीय बीजांड। ये तीनों मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक था कि जो बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 6 प्रकार के होते हैं। 6 को मैंने बहुत विस्तार से आपके साथ डिस्कस किया, समझाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद हमने बात की गुरु बीजाणु की। गुरु बीजाणु को समझने में तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई बार आपको पुराने लेक्चर में भी पढ़ाया है और आज भी मैंने विस्तार से पढ़ाया है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक था, मैंने 4 टॉपिक डिस्कस करने के लिए कहा था, 3 पूरे हो चुके हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चौथा टॉपिक है वो क्या है कि मादा युग्मकोद्भिद संरचना का निर्माण कैसे होता है। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब आपको लगेगा कि जैसे मैगी फटाफट बना लो 2-3 मिनट में, वैसे ही आपको ये लगेगा कि वाओ ये तो इतना इजी है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप ऐसे कहोगे और अपने फ्रेंड को, अपने छोटे जो बहन भाई होंगे उनको पकड़ पकड़ के पढ़ाओगे कि यार पढ़ लो पढ़ लो, मुझे बहुत बेहतर आता है, आप ऐसे पक्का कहने वाले हो। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ।
तो आज का जो टॉपिक है वो मादा युग्मकोद्भिद संरचना का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम संरचना पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद संरचना की जो प्रथम कोशिका होती है वो क्या होती है। आपको पता है गुरु बीजाणु होती है। गुरु बीजाणु आपको पता है कैसे निर्माण होता है। जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता था वो क्या करता था, जो नीचे वाली जो 3 चतुष्क होते थे उनको क्या करता था कि पोषण उनका ले लेता था, यानी कि उनको नष्ट कर देता था। ये मैंने आपको बताया। अब जो इसकी प्रथम कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश भी कहते हैं। मैंने आपको बताया है, आपको समझ आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ क्योंकि ये डायग्राम्स की मदद से आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, तो आपको काफी मजा आने वाली है। और मजा आ रही पढ़ते पढ़ते कि नहीं तो जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो आपको बहुत मजा आ रही होगी, कोई बर्डन फील नहीं हो रहा होगा। अगर आप मजे वाले माहौल में बैठे हो तो आपको मस्त मजा आ रही होगी कि वाह दीदी आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा पढ़ाते हो, सोच रहे होगे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ मजाक खत्म करते हुए। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ मादा युग्मकोद्भिद संरचना का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको हंसाने के लिए थोड़ा सा मजाक कर दिया, उसके लिए सॉरी। चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना है उसमें क्या होता है कि इसमें मान लो ये एक ऐसे संरचना है। अब इसमें क्या होगा कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होगा कोई भी, वो क्या होगा कि पहले आकार में बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो क्या होगा, जो इसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा होगा, जो जीव द्रव्य है वो क्या होगा कि वो फैल जाएगा। जब होगा तो फैलेगा, नॉर्मली सी बात है। फिर क्या होगा, जो इसके अंदर जो जीव द्रव्य है वो फैल तो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा कि उससे रिक्तिका बनेगी। तो जो यहाँ पे है, जब जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो क्या होता है कि बड़ा होता है, जो इसका जो जीव द्रव्य भरा होता है वो क्या होता है, फैल जाता है सब जगह। फैलने के बाद क्या होता है कि वो क्या करता है कि रिक्तिका बना लेता है। तो रिक्तिका का मतलब ऐसे खाली स्थान बना लेता है। रिक्तिका बना लेगा तो क्या होगा कि रिक्तिका बनने के बाद क्या होगी कि वो आपस में आस-पास आ जाएंगे। जैसे कि अभी ये है, ये गति करके इसके पास, ये गति करके इसके पास, और बीच में क्या करेंगे कि वो क्या करेगा कि एक बड़ी रिक्तिका बना लेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया, जब ये आस-पास आ जाएंगे तो एक बड़ी रिक्तिका बन जाएगी। जब बड़ी रिक्तिका बन जाएगी तो क्या होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। जो इसका केंद्रक होगा वो क्या होगा कि 3 बार विभाजन होगा। 3 बार कैसे विभाजन होगा, पहले विभाजन में क्या होगा कि मान लो ये क्या होगा कि एक केंद्रक से क्या होगा कि 2 केंद्रक बनेंगे। जब 2 केंद्रक बन जाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो 2 ये केंद्रक है इनमें क्या होगा फिर से विभाजन होगा। जब दोबारा विभाजन होगा तो क्या होगा कि इसमें 2-2 फिर से बन जाएंगी। अब क्या हुआ, 4-4 हो गई। जब ये 4 है, इससे क्या होगा कि 4 तो बनेंगी ही, उसमें क्या होगा, इनमें फिर से विभाजन होगा, 1-2 और फिर क्या होगा 1-2। अब क्या हुआ कि 4-4 कोशिकाओं का, 4-4 केंद्रक का निर्माण हो गया। जब 4-4 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, 3 बार विभाजन हुआ, पहली बार क्या हुआ समसूत्री विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने। दूसरी बार में क्या हुआ, जो 2 केंद्रक थे उनसे 4 बने। तीसरे में क्या हुआ, जो 4 थे उनसे 8 बन गए। जब 8 केंद्रक हो गए तो क्या हुआ कि इसमें क्या होगा कि 4 ऊपर की ओर चले जाएंगे, 4 नीचे की ओर। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। जब इसमें 8 केंद्रक बन गए हैं तो 4 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो 4 केंद्रक हैं उसमें से एक केंद्रक खिसक के बीच में आ जाएगा। जो नीचे के 4 केंद्रक है उससे खिसक के यहाँ बीच में आ जाएगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही। नीचे 3 रह गए, ऊपर 3 रह गए, बीच में 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हो जाएगा कि जो यानी कि केंद्रक है वो क्या होंगे, 3 ऊपर रह जाएंगे, 3 नीचे रह जाएंगे, बीच में 2। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो केंद्रक है यानी कि सब सेटल हो गए, 3 ऊपर की ओर, 3 नीचे की ओर और 2 बीच में। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इनके चारों ओर क्या होगा कि एक एक भित्ति का निर्माण होगा। इनके चारों ओर एक भित्ति, जो यहाँ पे 3 है, तीनों के चारों ओर क्या होगा कि एक भित्ति का निर्माण होगा। जो ये 2 है इन दोनों के मतलब बगल बगल क्या होगा कि एक भित्ति का निर्माण होगा। जो ये 3 है इनके अगल बगल 3 भित्ति का निर्माण होगा। जो ये लेकिन यहाँ बीच में केंद्रक है, इसमें 2 केंद्रक एक भित्ति में आ जाएगा। तो क्या अभिप्राय निकलता है, तो इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं कितनी होंगी, कोशिकाएं 7 होंगी। क्यों,
एक कोशिका, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक, सात। अब आप कहोगे दीदी कोशिका कहाँ बनी, ये तो केंद्रक है। सही बात है, केंद्रक थे, पर अब क्या है, कोशिकाएं। कोशिकाओं का क्या मतलब है कि जब कोई केंद्रक के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो जाए तो वो केंद्रक नहीं बल्कि कोशिका कहलाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे कि एक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर क्या होता है, कंकाल होता है, लेकिन कंकाल के ऊपर ढांचा होता है ना कि हाँ मनुष्य का शरीर ऐसा है, उसकी चमड़ी ऐसी है, और कुछ चमड़ी काली होती है, कुछ गोरी होती है। तो क्या होता है, जब चमड़ी चढ़ जाती है तो उसको मनुष्य कहते हैं, जब नहीं होती तो नॉर्मली सब लोग कहते हैं कंकाल है। क्यों कहते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर जो त्वचा है वो नहीं है। तो अगर त्वचा नहीं होगी तो क्या होगा कि वो कंकाल होगा। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब केंद्रक के चारों ओर क्या होगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो वो केंद्रक नहीं बल्कि कोशिका कहलाती है। ये सिंपल सी बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे जो कोशिका है वो कितनी हो जाएंगी, वो 7 कोशिकीय हो जाएगा। 7 कोशिकीय होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद होती है वो क्या होती है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होती है। तो केंद्रक 8 कैसे हुए, 3 ऊपर 3 नीचे 2, ये केंद्रक तो 2 है ना, यहाँ पे कोशिका 1 है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद क्या होता है कि जो ये ऊपर की ओर है, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, जो यहाँ पे ऊपर की ओर है इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, प्रतिमुख कोशिका। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, कोई नहीं आपको बताएगा ऐसे। जो नीचे की 2 कोशिकाएं हैं, एक ये किनारे वाली, एक ये किनारे वाली, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो डोंट वरी, वैसे भी पढ़ते पढ़ते आपको आ ही जाएगा। जो बीच की कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे फ्रेंड हो, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, पर आप सीख लीजिएगा। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। सम्मिलित रूप से हम इसको कहते हैं अंड समुच्चय। और जो ये केंद्रक है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय कोशिका। ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगी। और इसके बाद क्या होता है कि ये 8 क्या होता है, केंद्रकीय होता है, और 7 कोशिकीय। क्यों होता है, कैसे होता है, आपको पता है। सबसे पहले क्या होता है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो क्या होता है कि आकार में बड़ा होता है। आकार में बड़ा होगा तो क्या होगा, इसके आसपास जो जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है कि फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब फैल जाएगा तो क्या होगा कि रिक्तिका का निर्माण होगा। और रिक्तिका क्या करती है कि वो आपस में आसपास आने की कोशिश करती है, और आसपास आके क्या करती है कि एक रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। जो एक रिक्तिका होती है उसमें क्या होता है, 3 बार विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कैसे होगा, जब एक रिक्तिका होगी, जब एक केंद्रक होगा तो क्या होगा कि एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होगा। जब 2 केंद्रक होंगे तो उससे क्या होगा कि 4 केंद्रक का निर्माण होगा। और क्या होता है, जब 4 केंद्रक होते हैं तो क्या होता है कि 8 केंद्रक का निर्माण होता है। जब 8 केंद्रक हो जाएंगे तो क्या होगा, जो 4 केंद्रक होंगे वो ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर स्थित हो जाएंगे अपने अपनी जगह पे। फिर क्या होता है, जो 4 केंद्रक ऊपर वाले हैं उसमें से कोई एक क्या करता है, बीच में आता है। जो नीचे वाले 4 केंद्रक है उसमें से कोई एक केंद्रक बीच में जाता है। फिर क्या होता है कि बीच में जब आ जाते हैं तो क्या होता है कि उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय कोशिका कह देते हैं। जब इसके चारों क्या होता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब 3 केंद्रक ऊपर बचेंगे, 3 नीचे 2 ऊपर, मतलब 2 बीच में, तो क्या होता है कि इनके चारों ओर एक भित्ति का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिर हम इसको केंद्रक ना कह के कोशिका कहते हैं। फिर क्या होता है, जो 3 कोशिकाएं होती है वो ऊपर, 3 नीचे 2 बीच में, लेकिन इसको हम एक कोशिका कहेंगे। केंद्रक 2 होंगे लेकिन जो कोशिका होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि 8 केंद्रक तो होते हैं लेकिन जो कोशिकाएं होती है वो 7 होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती है उनको हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। जो नीचे वाली जो किनारे किनारे कोशिकाएं होती है उनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। बीच वाली को हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। और यहाँ पे क्या होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का निर्माण है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का जो वीडियो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, हर बार की तरह क्या करना है,
वीडियो को लाइक करना है, शेयर किसके साथ करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई जो कि क्लास 12th में है, बायोलॉजी पढ़ता है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसके साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।